बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टॉपिक 9.4 नेशनल बुक फाउंडेशन और एसए लॉ बेस हमारा टॉपिक है और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी इंटरफेरेंस को। तो इंटरफेरेंस के इस टॉपिक में इससे पिछले लेक्चर में स्टूडेंट आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का फिनोमेना। उसकी 3 रिज़ल्ट्स हमने डिस्कस किए थे। तो उसका पहला रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा था इंटरफेरेंस। मैं इंटरफेरेंस को यहाँ डिफ़ाइन करूँगा और उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। मैं ये लिखूँगा कि द इफ़ेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स चूँकि ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का रिज़ल्ट था फ्रॉम टू कोहेरेंट वेव्स। ये वर्ड मैं एक्सप्लेन करूँगा और इसको फिर फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स लिख लेंगे, फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, इज़ नोन एज इंटरफेरेंस। इसको हम इंटरफेरेंस का नाम देंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें क्या है, हमने लिखा है द इफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्स। ये लफ्ज़ बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोहेरेंट सोर्स। दो ऐसे सोर्सेज के जो वेव्स प्रोड्यूस कर लें और उसमें फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, उसको हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, दो ऐसे सोर्सेज कि जो वेव्स प्रोड्यूस करें। फॉर एग्जांपल, एक सोर्स ने वेव प्रोड्यूस किया, वेव ए, अगले ने वेव प्रोड्यूस किया, वेव बी। अब ये वेव ए और वेव बी, इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, यानी एंगल 90 बने तो दोनों का बने, एंगल 180 बने तो दोनों का बने, फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ भी सेम हो, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, वेवलेंथ ऑफ ए इज़ इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ बी। तो इसको हम कहते हैं कि ये कोहेरेंट सोर्स हैं। तो दो ऐसे वेव्स के जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, स्पीड सेम हो, अगर वो किसी एक पॉइंट के ऊपर पहुंच जाते हैं और वो एक इफ़ेक्ट जनरेट कर देते हैं, उस इफ़ेक्ट को हम कह देते हैं कि हमारे पास इंटरफेरेंस हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास जो इंटरफेरेंस है, इसके दो कैटेगरीज हमारे पास आ रही हैं, यानी टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस आप इसको कह दें, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, वैसे अगर ये एग्ज़ाम में आएगा तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ सकता है। ठीक है, टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, हमारे पास इंटरफेरेंस के दो टाइप्स हैं। एक को हम नाम दे रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक को हम नाम दे रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये इसके दो डिफरेंट टाइप्स हमारे पास आ रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब स्टूडेंट इसके दो टाइप्स को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। इसको मैं फॉर एग्जांपल ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ। मैं अब ए को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसको हमने नाम दिए हुए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, नाम बता रहा कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, यानी ये जो दो वेव्स होती हैं, ये इनके वेक्टर एडिशन आपस में होके ना तो एक लार्ज रिजल्ट आना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नाम बता रहा है। इसमें हम ये कहते हैं कि इन सच केस, इस मामले में हम ये कहते हैं द क्रेस्ट ऑफ वन वेव, किसी एक वेव का जो क्रस्ट होता है, पॉजिटिव मैक्सिमम जो होता है, वो ओवरलैप करता है, ओवरलैप। ठीक है, विद द क्रस्ट ऑफ
another waves, दूसरे वेव्स के साथ ओवरलैप करता है। और इसी तरीके से एंड द ट्रफ जो लोअर मैक्सिमम होता है, लोअर पार्ट होता है ऑफ वन वेव ओवरलैप with the trough of another, ठीक है, another waves। तो ये आपके पास जो है वो कि एक वेव का क्रस्ट अगले के क्रस्ट पर आ जाए और ट्रफ अगले के ट्रफ पर आ जाए, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती हैं। मैं यहाँ पर इसके लिए ख़ुद ही एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ एज़ कम्पेयर टू कि कोई बने बनाया डायग्राम को मैं यहाँ डिस्प्ले कर दूँ। स्टूडेंट इसमें देखें, आसान सी बात है। हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेव 1 है, अब इसको ए कह दें, 1 कह दें, हमारे पास एक वेव है, ठीक है, और इसके मैं ये क्रस्ट और ट्रफ बना रहा हूँ, ठीक है, ये एक वेव है। और इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास एक और वेव आ जाता है इस फॉर्मेट का, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक और वेव आ जाता है, ठीक है। शर्त हमने क्या लगाई थी? सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ, ये हमारी शर्त थी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी सेम हो और वेवलेंथ भी सेम हो। अब इसमें होना क्या है स्टूडेंट, ये आपके पास यहाँ पर ये y1 है और यहाँ पर आपके पास ये y2 है। अब इसका जो रिज़ल्टेंट निकलेगा, उस रिज़ल्टेंट को बनाने के लिए हमने ये कहा था कि चूँकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन वेव्स एड विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड वेव। अब चूँकि दोनों आपके पास पॉजिटिव पीक पे जो क्रस्ट हैं वो ऐड हो रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर जब ये क्रस्ट ऐड हो जाएंगे, ठीक है, आपके पास यहाँ एक लार्ज क्रस्ट बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल ये 2 सेंटीमीटर है और अगला भी 2 सेंटीमीटर का है, तो रिज़ल्ट कितना निकलना चाहिए? 4 सेंटीमीटर का रिज़ल्ट निकलना चाहिए। तो स्टूडेंट आपके पास 4 सेंटीमीटर का एक लार्ज रिज़ल्ट यहाँ शो हो जाएगा दोनों के ऐड होने के बाद, ठीक है। ये आपके पास कैपिटल Y आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से स्टूडेंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर आप ट्रफ को देखेंगे तो ट्रफ भी आपके पास क्या हो जाएगा, एक लार्ज ट्रफ आपके पास 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर भी शो हो जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपके पास हो जाएगा कि क्रस्ट के ऊपर आ जाएगा और ट्रफ के ऊपर आ जाएगा, तो इसमें आपके पास लार्ज इंटरफेरेंस शो हो जाएंगे। तो ये सिंपल हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। इसकी जो दूसरी कैटेगरी है जिसको हमने बी कहा था, उसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें हमने कहा हुआ है कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, ये हमने वहाँ पर इसको कैटेगराइज किया था। तो डिस्ट्रक्टिव नाम बता रहा कि वेव्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम यहाँ पर ऑपोजिट ओवरलैपिंग हमारे पास होगी, ठीक है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन टू वेव्स ओवरलैप्स, अगर दोनों वेव्स आपस में ओवरलैप करते हैं एट अ पॉइंट, ठीक है, आउट ऑफ फेज, ये ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करूँगा कि आउट ऑफ फेज का क्या मतलब हुआ। देन द टू वेव्स कैंसल ईच अदर, ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास अब बात यहाँ इस तरह आ गई, ये मैंने एक पॉइंट लिखा है आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब ये है कि क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ जाए और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आ जाए। आउट ऑफ फेज, देखिए ये एक वेव है ना और ये दूसरा वेव है ये, तो अब इसने क्रस्ट बनाया हुआ है, इसने ट्रफ बना दिया है।
ये 180 डिग्री ऑपोजिट हैं, 180 डिग्री आपस में ये ऑपोजिट हैं, तो इसको हम कहते हैं आउट ऑफ फेज़। ठीक हो गया। अगर इस तरह हमारे पास दो वेव्स आ जाती हैं जो आउट ऑफ फेज़ हो, तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसल आउट कर देंगी, तो उसको हम कहते हैं कि ये आपके पास अब इंटरफेरेंस जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो चुकी हैं। ठीक है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर उसी तरह एक डायग्राम ड्रॉ करूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास दो वेव्स हैं। ठीक है, दो वेव्स हैं। एक वेव को उसी तरीके से ऐसे अपवर्ड ड्रॉ किया, ठीक है, और सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ के साथ, ठीक है, और दूसरे वेव को उसके ऑपोजिट हमने ड्रॉ किया यहाँ पर। अब ये आउट ऑफ फेज़ आ जाते हैं। ठीक है, ये आउट ऑफ फेज़ आ गए हैं, 180 डिग्री ऑपोजिट आपके पास ये वेव्स आ गई हैं। स्टूडेंट अगर आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो आप देखें, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि इसमें हमारे पास ये एक आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लस y1 है क्योंकि ये 0 से ऊपर है, और ये वाला जो रीजन है जो ट्रफ है ये स्टूडेंट -y1 है। ठीक है, -y1। जब +y1 -y1 के ऊपर आ जाएगा तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ इफ़ेक्ट शो नहीं होगा ये, यानी कैपिटल Y इज़ इक्वल टू y1 - y2 इज़ इक्वल टू 0। यानी अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 सेंटीमीटर है प्लस, तो ये क्या है -2 सेंटीमीटर है, तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये पहला कैंसल आउट हुआ। इस तरीके से हर अगला क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर आ रहा, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन शो हो जाएगा जिसको आप कहते हैं कि वेव्स ने आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट किया और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो हो गया। अब देखें ये वाला ट्रफ, ये जो ब्लू कलर कर रहा हूँ, ये वाला ट्रफ इस ट्रफ के साथ ऑपोजिट हुआ, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली ये वाला आपके पास क्रस्ट और ये आपके पास ट्रफ, ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, एंड सो ऑन। तो सारे आपके पास क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो आपके पास जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना यहाँ पर ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन इंटरफेरेंस एंड डिस्कस इट्स टू टाइप्स, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी स्टूडेंट, इसी के साथ ही हमारे पास एक 9.4 के साथ पहला एक सब टॉपिक है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड, इसलिए हम इसको इसी लेक्चर में डिस्कस कर देते हैं। कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए और क्या कंडीशन होती हैं। ठीक है, तो कुछ कंडीशन है इंटरफेरेंस के लिए। सबसे पहली बात यह है इंटरफेरेंस के लिए कि वेव्स जो आपस में इंटरफेयर करने जा रहे हैं वो वेव्स must be traveling, waves must be traveling in the same direction। इंटरफेरेंस की शर्त यह है कि वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी। ठीक है, ये एक कंडीशन आ गई है। दूसरी कंडीशन जो आएगी वो ये है कि जो वेव्स आपस में इंटरफेयर करेंगी वो वेव्स मस्ट अराइव, these wave must arrive at the same place at the same time। सेम प्लेस और सेम टाइम की पर ये आपस में अराइव होनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि वेव्स मस्ट बी, अब इसमें पहला पॉइंट है कि वेव्स मस्ट बी इन फेज। ठीक है, वेव्स मस्ट बी इन फेज। अभी इन फेज कब होंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ये कंस्ट्रक्टिव के लिए हमें चाहिए। और अगर वेव्स हमारे पास आउट ऑफ फेज आ जाए, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि आउट ऑफ फेज का मतलब ये है 180 डिग्री ऑपोजिट, तो ये हमारे पास कब चाहिए होगा, जब हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, और इसके बाद जो अगली कैटेगरी हमारे पास बनने जा रही है या जो कंडीशन बनने जा रही है वो ये है कि पाथ डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या होगा। पाथ डिफरेंस ये जो वेव्स ट्रैवलिंग में होती हैं,
तो पाथ डिफरेंस हमारे पास होगा। उसमें भी हमारे पास दो कैटेगरीज बन रही हैं पाथ डिफरेंस के लिए भी, कि अगर पाथ डिफरेंस हमारे पास d इज़ इक्वल टू m लैम्डा और m इंटीजर्स होंगे, ठीक है, m हमारे पास क्या है, इंटीजर है, 0 1 2, यानी पाथ डिफरेंस आपस में हो लेकिन कंप्लीट वेवलेंथ का पाथ डिफरेंस आपस में आ जाए, तो अगर कंप्लीट डिफरेंस का पाथ डिफरेंस बन जाए, यानी 1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस हो, 2 वेवलेंथ का, 3 वेवलेंथ इनकम्प्लीट ना हो, तो फिर हमारे पास जो रिज़ल्ट निकलेंगे वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रिज़ल्ट निकलेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रिज़ल्ट निकलेंगे। और अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस जो है वो d इज़ इक्वल टू कंप्लीट वेवलेंथ ना हो, हाफ यानी m+1/2 लैम्डा के बनेंगे, और इसमें m हमारे पास वंस अगेन इंटीजर्स हैं 1 2 3, तो स्टूडेंट आपके पास क्या होंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्ज़र्व होंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं कि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कब और किस किस फिनोमेना पे ऑब्जर्वेबल होंगे। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में पॉसिबल है कि शॉर्ट क्वेश्चन में ये कंडीशन पूछे जाएं 3 मार्क्स में, ठीक है स्टूडेंट। इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास एक और है 9.4.2 इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। एक डायग्राम ड्रॉ करूँगा, उस डायग्राम के हेल्प से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फिर उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टूडेंट अब इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक सिंपल सा डिवाइस है जिसमें हम इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स को डिस्कस करेंगे। अब ये जो स्पीकर है जिसने अभी साउंड वेव्स प्रोड्यूस करनी है, जब ये साउंड वेव्स यहाँ आ जाती हैं तो साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए दो रास्ते मिल रहे हैं। एक ये कि कुछ साउंड वेव्स ऊपर चली जाएंगी, और दूसरी बात ये कि कुछ साउंड वेव्स जो है वो यहाँ नीचे आ जाएंगी, ठीक है। अब ये साउंड वेव्स यहाँ पर ऐसे ट्रैवल करेंगी अपने इस पाथ के ऊपर। इस अपर पार्ट को हमने नाम दिया है जी पाथ लेंथ, R2 का नाम दिया हुआ है। ये साउंड वेव्स आपके पास यहाँ पर पहुँच जाएंगी, और ये जो साउंड वेव्स नीचे ट्रैवल करेंगी इसको हमने पाथ लेंथ R1 का नाम दिया हुआ है। ये साउंड वेव्स यहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ तक पहुँच जाती हैं। अब यहाँ पहुँचने के बाद अब कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस हमने डिस्कस की है, उसमें हमने ये कहा था कि अगर पाथ डिफरेंस इन दोनों का, यानी ऊपर R2 और R1, इसको मैं अगर यहाँ लिख दूँ कि R2 माइनस R1, ये या 0 हो जाए, या 1 वेवलेंथ हो जाए, या 2 वेवलेंथ हो जाए, या 3 वेवलेंथ एंड सो ऑन। जैसे अभी हमने कहा था ना कि d इज़ इक्वल टू m लैम्डा, ये आ जाए, तो पाथ डिफरेंस कंप्लीट हो, तो फिर आपके पास यहाँ पर लार्ज और ह्यूज साउंड आपको इस लिसनर को सुनाई देगा। तो इसको हम कहते हैं कि जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो चुका है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट अगर ये पाथ डिफरेंस जो है आपके पास R2 माइनस R1, ये आपके पास m प्लस हाफ वेवलेंथ की इक्वल आया, तो फिर हम कहेंगे जी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसमें हो चुका है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दो वेव्स हैं, उसके लिए कंडीशन इससे पिछले वाले ऊपर वाले जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो हमारे पास जो है वो एप्लीकेबल होंगे सारी कंडीशन कि इसमें पार्ट डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। तो ये इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, एक छोटा सा टॉपिक, एक आइडिया कि साउंड वेव्स आपस में कैसे इंटरफेयर करती हैं, ठीक है। और इसमें अगर आपको साउंड सुनाई नहीं दे रहा तो स्टूडेंट ये जो आपके पास ब्लू कलर का आउटर एज है ये एक्सपेंडेबल है, ये आप इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें, पार्ट डिफरेंस दें, और पार्ट डिफरेंस आप इसको देंगे, जब उसको ऊपर डिस्प्लेस करेंगे तो पार्ट डिफरेंस आपके पास बनता जाएगा। अगर पार्ट डिफरेंस कंप्लीट लैम्डा का बनेगा तो आपके पास लार्ज साउंड आपके इस लिसनर को सुनाई देगा, और इसको आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। और अगर आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे तो इसका मतलब है कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो चुका है, ठीक है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो क्यू पोर्शन है ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक पिंचिंग हम इससे करेंगे, एक रबर है, हम इसको पिंच करेंगे, स्क्वीज़ करेंगे। जब हम इसको स्क्वीज़ कर देंगे, इसको लेके सारी की सारी साउंड वेव्स यहाँ से आ जाएंगी, तो आपको एक लार्ज साउंड वंस अगेन सुनाई देगा, क्योंकि ये वाला पाथ आपने ख़त्म कर दिया, ब्लॉक कर दिया। लेकिन अगर आप
इसको ओपन करेंगे और आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, तो इट मीन्स कि जो आपके पास आवाज़ का ना आना जो है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा। तो इस तरह साउंड की इंटरफेरेंस आप चेक कर सकते हैं। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।